धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग का आज 40वां दिन हो चुका है, यानी कि एक चिल्ला सा पूरा हो चुका है। इसके बाद जो एक बड़ी बात उभरकर सामने आ रही है कि गाजा को तबाह बर्बाद करने के बाद, मिसमार करने के बाद, क्या अब मगरिबी किनारे, जी हां, क्या अब वेस्ट बैंक की ओर बढ़ चला है इजराइल? क्योंकि पिछले 15 घंटों के दौरान मगरिबी किनारे पर जबरदस्त बमबारी की गई है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि जो यासिर अराफात की यादगार थी, उस समय 70 घरों को मुनहदिम कर दिया गया है। कई लोग भी उसमें मारे गए हैं। जैनिन, जो वहां पर एक शरणार्थी कैंप बना हुआ है, उस पर भी लगातार हमले करता रहता है इजराइल, और वहां से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है, बहुत सारे लोगों को वहां पे मार भी डाला है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो छोटी सी उम्र में इजरायली फौजी को जवाब देने के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी, अहद तमीमी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो सवाल पैदा हो रहा है कि क्या गाजा के बाद अब अगला टारगेट मगरिबी किनारा है, वेस्ट बैंक है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्काइप के जरिए फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं, और आप उनके चैनल पे जाके तमाम वही खबरें देख सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल इश्यूज पे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन खबरों की जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे गाजा के अल शिफा अस्पताल से। जो खबरें आ रही हैं कि उसको घेर लिया गया है, उसमें फौज घुस चुकी है, उससे बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। जो खबरें अलशिफा अस्पताल से जुड़ी हुई आ रही हैं, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। इजरायली फौजी अंदर घुसे हैं, वहां पे जो रोस्टर लगा हुआ है डॉक्टरों के नाम का, कर्मचारियों के नाम का, उसे पढ़ पढ़ के कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादियों के नाम है। रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी को दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए, यहाँ पर बंधकों को बना के रखा गया था। और ये हमला तब हुआ है जबकि अमेरिका ने एक दिन पहले ही कहा था कि अलशिफा अस्पताल जो है सेंटर है हमास का, और वहां पर हथियार भी जो है वीडियो में दिखाए थे, दावा किया था। पहले अमेरिका बोलता है, फिर हमला कर देता है। और अब हिलरी क्लिंटन जो हैं वो भी इस हमले का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके पास क्या जानकारी है इसकी? देखिए, अस्पताल के जो वहाँ जो सारे अस्पताल हैं उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें ये कहा है कि इजरायली फौजी अस्पताल में घुसे और उसके बाद उन्होंने उन लोगों पर भी गोलियां चलाई जो गलियारे से निकलना चाहते थे जान बचाने के लिए। और ये भी उनकी तरफ से ये आया है कि कोई भी हमास की तरफ से कोई यानी कोई जवाबी गोलीबारी कोई नहीं हुई इजरायली फौजियों के खिलाफ। तो ये साबित करती है कि जो इजराइल दावा करता रहा है कि अस्पतालों में हमास के लोग मौजूद हैं और वहां उनका कमांड सेंटर है, उसको वो नेगेट करता है। ये हकीकत जो वहां के बयान आया है। दूसरी बात, दूसरी बात, अमेरिका ने इजराइल के उस दावे को सही बताया है कि वहां हमास के लड़ाके मौजूद हैं और वहां हथियार भी मौजूद हैं। अब ये बात कितनी सही है, जो वहां का जिम्मेदार है वो साफ साफ कह रहा है कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। तो यहां तो अस्पतालों का ये हाल है, और अब तो हालत ये हो गई है कि मलबे से निकालने का भी कोई टाइम नहीं मिल रहा है, और मलबे में दबे हुए लोगों को दफन मान लिया गया है कि वो दफन हो चुके हैं और उनके लिए अब निकालने का भी वक्त नहीं है लोगों को। तो इस किस्म का जुल्म, लगातार जुल्म, और उस पर अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये खुल करके चेहरा सामने आ गया है। हिलरी क्लिंटन भी समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? अरे साहब, वो अमेरिका तो पूरी तरह से इजराइल के पीछे खड़ा है, उन गुनाहों में शरीक है। बाकायदा ऐसे सबूत भी आ चुके हैं कि अमेरिकी जो जंगी बेड़े आए थे वो तो समंदर में हैं ही, बल्कि जो कमांड सेंटर है, जो जंग जहां से लड़ी जा रही है, वॉर रूम है, उसमें अमेरिकी फौजी कमांडर्स मौजूद हैं। यानी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अमेरिका नाराजगी जाहिर कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि आम शहरियों को मत मारो। वो तो मारने में शरीक है। अगर अमेरिका की सपोर्ट इजराइल को ना होती तो वो कभी का खत्म हो चुका होता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि 7 अक्टूबर को ही इजराइल गिर चुका था। ये लाइव सपोर्ट पे है अमेरिका की। तो अमेरिका तो नंगा पूरी तरह से हो गया। हिलरी क्लिंटन कौन सी ऐसी
अच्छी नेक खातून हैं, उन्होंने मुझे मुझे याद है उनका एक वीडियो, दर्शकों को याद होगा कि जब वो अफगानिस्तान के बारे में कांग्रेस के सामने वो अपना बयान दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये तालिबान तो हमने ही तो बनाए हैं, तो ये कौन सी गलत बात है, अब हम उनसे लड़ने के लिए चले गए। तो ये तो दुनिया भर में तबाही का इंतजाम करता है ये मुल्क, और जंगें थोपता है, और किसी जंग में वो जीतता कभी नहीं है। अभी ताजा हमने अफगानिस्तान देखा, वहां से आधी रात को उन्हें भागना पड़ा आखिरी जहाज लेकर के। जी जी, कहीं भी ये जीतता नहीं है, लंबा चौड़ा इतिहास है, फिर तो आप चले जाएंगे और बहुत सारे देशों का जो है इतिहास उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, गाजा पे ही रहते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं कि गाजा का जो सिटी सेंटर है, एक तरीके से वहां की संसद है, पार्लियामेंट है, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, झंडा फहरा दिया है, बहुत सारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है, हालांकि हमास ने इन सब खबरों को ख्याली पुलाव बताया है। हाँ देखिए, उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से एक तस्वीर छापी गई है जिसमें यह बताया गया है कि ये पार्लियामेंट के रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए इजरायली फौजी हैं। अब इसको ना तो एक्सेप्ट किया जा सकता जब तक दूसरी तरफ से कंफर्म ना हो जाए, ना ही डिनाई किया जा सकता जब तक हमारे पास इस बात के सबूत ना हो। लेकिन एक बात सही है कि उन्होंने कोई वीडियो जारी नहीं की है। वीडियो से निस्बतन आसपास के इलाके भी नजर आ जाते हैं, जिससे यह पहचानना आसान होता है कि यह लोकेशन क्या है। अब किसी एक जगह टाइट फ्रेम की कोई तस्वीर अगर छाप दी जाए तो उसे पूरी तरह से सबूत नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ जिस तरह की बातचीत दोहा में हुई है जंगबंदी के सिलसिले में, उससे तो यह महसूस हो रहा है कि मोसाद के और सीआईए के डायरेक्टर्स हमास के जिम्मेदारों से मिले और उन्होंने अपनी शर्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि हम आपके इतने फौजी, इतने कैदी छोड़ेंगे। इससे तो यह महसूस होता है कि हमास जो कुछ कर रहा है वो उसके अपने कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है कि गाजा पे अब हमास का कंट्रोल नहीं है। जंगी हालत में कंफर्म करके बताना बड़ा मुश्किल होता है, जब मीडिया भी इधर वाला मीडिया उधर ना जा सके और मीडिया की एक्सेस ना हो। इजराइल ने खुद गाजा में कम से कम 3 दर्जन पत्रकारों को कत्ल किया है, वहां से खबरें ना आ पाए। तो वो क्या मकसद था, क्यों पत्रकारों को टारगेट किया गया, कितना मीडिया को टारगेट किया गया? इजराइल शायद ये चाहता है कि वहां की अंदर की खबरें बाहर ना आ सकें। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के बारे में अगर एक लाइन कही जाए कि वो खून की प्यासी है, जहां जहां पे हमले होते हैं उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग का सिलसिला देखिए। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे संस्कारी पत्रकार पैदा हो चुके हैं जो रात दिन दिखाते हैं कि घर में घुस के मार दिया, यहाँ मार दिया, वो मार दिया, इतने मार दिया, जैसे चारों तरफ सिर्फ जो हमास के लड़ाके हैं वही मारे जा रहे हैं, मासूम महिलाएं बच्चे कोई नहीं मर रहे हैं। लेकिन जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं मोसाद की और सीआईए की, वो खबर कतर के जो तमाम अखबार हैं वो 3-4 दिन पहले से छाप रहे हैं, और कल जो बयान रिलीज किया गया था अबू बैदा के जरिए वो ताजा बयान था। लेकिन अब बढ़ते हैं मगरिबी किनारे की तरफ। पहले मैं जानना चाहता हूं कि गाजा और मगरिबी किनारे को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो किस तरीके से हम अलग करके देख सकते हैं? देखिए, 1948 के बाद जो बना था इजराइल, वो बहुत छोटी जगह थी। उसके बाद 73 में जो जंग हुई उसमें इन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा पर भी कब्जा कर लिया। गाजा के लड़ाकों ने, फिलिस्तीनियों ने लड़ करके वो जगह खाली कराई। गाजा मुकम्मल तौर पर फिलिस्तीनियों के हाथ में है, जो इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ते हैं, जिसमें हमास का नाम इस वक्त सरफहरिस्त है, जिसमें इस्लामिक जिहाद है, जिसमें और बहुत से ग्रुप्स हैं। ये हिस्सा समंदर के किनारे पर है। दूसरा हिस्सा जो वेस्ट बैंक है, जो जॉर्डन के बॉर्डर से लगा हुआ है, ये वो हिस्सा है जिसमें इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले यासर अराफात और उसके बाद महमूद अब्बास हुकूमत चलाते हैं। ये इजराइल के साथ अमन की बात करते हैं। ये इजराइल को खाली करने की बात नहीं करते कि इजराइल फिलिस्तीनी जमीन से खाली करे। उनके जहन में यह बिठा दिया गया है या उन्हें समझा दिया गया है कि भाई आप भूल जाओ, जितना हिस्सा तुम्हें मिलता है वही लेकर के कम से कम अपना एक मुल्क बना लो। उनको बहकाया गया, यह बताया गया कि आपका मुल्क अलग बनेगा, जिसे 2 स्टेट थ्योरी कहते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, और उसमें उनकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम होगी जिसमें मस्जिद अल अक्सा मौजूद है।
तो ये वो इलाका है जो महमूद अब्बास की सरकार के तहत आता है और पिछले तकरीबन 1 साल से वहां पर हमास और जिहाद इस्लामी इस किस्म के ग्रुप्स ज्यादा एक्टिव हुए हैं और खुद इजराइल का कहना यह है कि अब महमूद अब्बास वहां कंट्रोल नहीं करते बल्कि हमास और जिहाद इस्लामी जैसे ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं और उसी वजह से ये इजराइल और पिछले 6-8 महीने से इजराइलियों के खिलाफ यहां हमले भी बढ़े हैं। हमें आपको याद है जेनिन में जो फिलिस्तीनी पत्रकार थी जो जो अबू अकले, उनका वहां पर जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर ही कत्ल किया था इजराइल ने, जो अल जजीरा की सीनियर जर्नलिस्ट थी। इसके अलावा पिछले तकरीबन 1.5 महीने पहले जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये वो इलाका है जिसको इजराइल ने महमूद अब्बास के जरिए अपने कंट्रोल में, इनडायरेक्ट कंट्रोल में रखा हुआ है। अब वो भी इजराइल के कंट्रोल से बाहर जा रहा है और यहां भी आजादी के मतवाले पैदा हो चुके हैं, ज्यादा एक्टिव हैं और इसी वजह से ये चाहते हैं इजराइल अब इस खौफ में मुब्तला है ऐसा ना हो कि वेस्ट बैंक पूरी तरह से हमारे और महमूद अब्बास के कंट्रोल से जाता रहे, इसलिए वो मुसलसल फिलिस्तीनियों पर ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि कुछ वांटेड लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इजरायलियों पर हमले किए हैं, उन्हें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं और उसमें अब तक पिछले 1 साल में सैकड़ों लोग कत्ल किए जा चुके हैं। ठीक है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जो बगावत की बातें अभी गाजा में सुनाई देती थी, अगर वो मगरबी किनारे तक पहुंच जाती हैं तो उससे इजराइल को क्या नुकसान होगा या जो हुकूमत चल रही है महमूद अब्बास की उसको क्या दिक्कतें हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये समझना ना ज़्यादा बेहतर होगा कि वहां पर जो सुरक्षा है, पुलिस है, प्रशासन है, आर्मी है, वो क्या सिर्फ इजराइल की लगी हुई है सब कुछ? नहीं, यही बहुत कमाल की बात है। देखिए, मजा तब आए जब आपके घर में आपके बेटे से ही मिसाल के तौर पर हमला करा दिया जाए, आपके रिश्तेदारों से ही हमला करा दिया जाए। तो यहां जो मैं इजरायली एजेंट बता रहा हूं वो इसलिए कि इस नाम निहाद सरकार के साथ इजराइल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है? जो कुछ भी इजराइल के लिए खतरनाक लोग हैं उनको गिरफ्तार करो और हमें सौंप दो। तो ये असल में इजराइल के लिए महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पुलिस इजराइल के लिए काम करती है और उनका काम हल्का हो जाता है। अगर मरेंगे तो फिलिस्तीनी मरेंगे, इधर मारने वाला भी मरने वाले भी दोनों फिलिस्तीनी होंगे और जब गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें उठा के ले आओ, इजरायली जेलों में ला दो। तो ये उनके लिए काम करते हैं और कई ऐसी तफसीली रिपोर्टें हमने भी अपने मीडिया स्टार वर्ल्ड पर भी वो रिपोर्टें जारी की हैं कि किस तरह से खुद फिलिस्तीनी अथॉरिटी, महमूद अब्बास की पुलिस, इनकी सिक्योरिटी एजेंसियां इजराइल से मिलकर के फिलिस्तीनियों के ही खिलाफ काम करती हैं। तो ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब मई 2021 में जंग हुई उसके बाद वेस्ट बैंक में हमले ज्यादा बढ़े तो इजराइल ने अमेरिका से जाकर के कहा कि साहब फिलिस्तीनी अथॉरिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या कोई अपने दुश्मन को मजबूत देखना चाहता है? ये इनके पार्टनर हैं और इन्हीं के लिए काम करते हैं। कैसे मुमकिन है कि अमेरिका और इजराइल ही उनको मजबूत करे और इजराइल के खिलाफ वो लड़ सकें? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। चलिए, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ बढ़ा लेते हैं कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इजराइल जानबूझ के हमले कर रहा है और जैसा वो गजा पे हमले करने के बाद गजा पे कब्जे करने की बातें कर रहा है तो मगरबी किनारे पे भी कब्जा करना चाहता है, इसलिए जानबूझ के हमले कर रहा है वो? नहीं, मगरबी किनारे पर तो उसका कब्जा है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जा है। खुद महमूद अब्बास को अपने मूवमेंट के लिए इजराइल से परमिशन लेनी पड़ती है। वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो इजराइल परमिशन देता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में कोई एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। वही नहीं तो वो रहते कहाँ हैं मगरबी किनारे में? वो तो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तमाम चाहे हमास वाले लीडरान हो, तमाम चाहे ये महमूद अब्बास हो, या अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूं जो मैं पढ़ रहा था अभी, जिसमें बताया गया कि पूरे फिलिस्तीन के अंदर 60 लाख के आसपास लोग रहते हैं और इससे ज्यादा 1,38,00,000 लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। जी, ये बात सही है कि आम लोग, जाहिर है जो रेफ्यूजीज वहां से निकाले गए हैं वो कहीं तो जाकर के रहेंगे।
महमूद अब्बास के बारे में मैं आपको बताऊं, रामल्ला एक शहर है और वहां उनकी हुकूमत का हेडक्वार्टर है, वो वहीं रहते हैं। और अभी पिछले दिनों जो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन वो रामल्ला में ही उनसे मिले हैं। जहां तक आपने हमास के बारे में जिक्र किया, हमास के कुछ लीडर्स बेशक दूसरे मुल्कों में रहते हैं और उनको एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करने के लिए, राब्ते के लिए भी उन लोगों की जरूरत है। उनके अक्सर लोग बैरूत में, लेबनान में, ताकि हिजबुल्लाह वगैरह से तालमेल जो हो वो आसानी से की जा सके। इसके अलावा कतर में हमास का ऑफिस है और हमास के लोग वहां रहते हैं। कतर का और हमास का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प है। कतर वो मुल्क है जो मिस्र के अखवानुल मुस्लिमीन से हमदर्दी रखता है और हमास भी एक तरह से अखवानुल मुस्लिमीन का आउटपोस्ट कहा जाता है, उसी नजरिए के लोग हैं। तो जब आप सऊदी अरब और कतर को देखेंगे तो वो एक हल्का सा ये असर आपको नजर आएगा कि कतर के लोगों को कतर के लोग हमास के लोगों का वेलकम करते हैं, जबकि सऊदी अरब में हमास के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो कतर को अगर मैं आसान अल्फाज में ये कहूं कि वो तो लंदन बन गया है, जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे भगोड़े भागते हैं वो लंदन चले जाते हैं, अमेरिका से सॉरी पाकिस्तान से भी नवाज शरीफ भागते हैं, परवेज मुशर्रफ भागते हैं, तो तमाम उसी तरफ दौड़ते हैं। तो ये कहना कुछ गलत होगा क्योंकि वहीं पर ही तालिबान का भी हेडक्वार्टर था। जी बिल्कुल, तालिबान का ऑफिस खोला गया था दोहा में और उसमें ये मुश्किल आई कि ये झंडा कौन सा लगाएं। उस वक्त हुकूमत तो थी अफगानिस्तान में अशरफ गनी की, तो उसको काफी लो लाइन कर दिया। नई बिल्डिंग बनी थी, बाकायदा तस्वीरें आप दिखा सकते हैं उसमें। तो तालिबान से बातचीत करने के लिए अमेरिकनों को यहां आना ज्यादा आसान था। ज़ल्मे खलीलजाद यहीं आकर के बात करते थे। वो सिक्योरिटी की वजह से उन्हें काबुल जाने में तकलीफ थी, इसलिए यहीं और काबुल में छुपे हुए थे लोग, जो तालिबान के लोग थे जब दूसरी गवर्नमेंट थी। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस इलाके का वो लंदन बन गया और यहाँ हमास के लोग भी हैं, तालिबान के लोग भी हैं और किसी तरह से ऐसा लगता है कि अमरीकी इंटरलोक्यूटर के तौर पर कतर काम कर रहा है। अमेरिका के और इजराइल के और इन सारी ताकतों के बीच में वो बातचीत का सिलसिला चलाए हुए है। और छोटा सा मुल्क, इतना छोटा मुल्क के जहाज उड़ता है तो दूसरे मुल्क में बहुत ही जल्दी नजर आने लगता है। तो ये है वाकई बिल्कुल ऐसी ही हालत है कतर की। जी अब एक सवाल ये बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो झगड़ा चल रहा है गाजा में, ये तमाम जो लड़ाके वाली फोर्स है वो निकल के मगरिबी किनारे की तरफ चली गई है और इस बात का अंदाजा इजराइल को भी हो गया और तमाम जितनी उसके साथ ताकतें खड़ी हैं उनको भी हो गया, इसलिए मगरिबी किनारे को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इन दिनों? मगरिबी किनारा उस तरह से, गाजा अभी भी टारगेट का फोकस जो है वो गाजा है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी कार्रवाइयां बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ये देख रहे हैं कि गाजा जंग को कई हिस्सों में एक तरह से डिविएट करने की कोशिश हो रही है अलग अलग फोर्सेस के जरिए। एक तरफ लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इजराइल की फौजों को बिजी किए हुए, एक तरफ ये वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो इनको एंगेज किए हुए हैं। दूसरी तरफ साउथ में गाजा के पास इलियट जो जगह है वहां हूथी अंसारुल्लाह यमन वाले वो ड्रोन से या मिसाइल से हमले करते हैं। उसी जगह इराक के रेजिस्टेंस फोर्सेस ने भी हमलों का दावा किया 2 बार पिछले 1 हफ्ते में। तो इजराइल की मुख्तसर सी ताकत, मुख्तसर इसलिए कह रहा हूं कि छोटा सा मुल्क और उस मुल्क के बॉर्डर इतने पोरस के अचानक घुसाए हमास के लोग, वो उतना मजबूत दोबारा हो चुका होगा ऐसा नहीं लगता। चूंकि उस 7 अक्टूबर के हमले के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर हमास के लोग वहां घुसे थे उन्हीं एयर ग्लाइडर के जरिए। तो ताकत ठीक है, वो इजराइल की मजबूती और कमजोरी एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से हमले मगरिबी किनारे में बढ़े हैं और तमाम तरीके से वहां धुआंधार बम्बार्ड किया जा रहा है, तो वो सवालों को तो जन्म दे ही रहा है कि आखिर इतना फोकस वेस्ट बैंक पे क्यों कर रहा है इजराइल? वो जाहिर है ये समझ रहे हैं कि इनकी ताकत को डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए
उस तरफ वो भी ये चाह रहे हैं कि एक एक इलाका हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में आता जाए। वेस्ट बैंक में जो कुछ आवाजें उठ रही हैं या इजराइल के खिलाफ जो भी एक्टिविटी हो रही है उन्हें कंट्रेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ये जंग की हालत में ऐसा होता है, और कितना वो कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि इजरायली फौजें गाजा में एंटर तो कर गई हैं, लेकिन क्या हमास को वो वाकई कंट्रोल कर पाएंगे? इतनी छोटी जगह में 40 किलोमीटर लंबी और मैक्सिमम 10 किलोमीटर चौड़ी जगह में 400 किलोमीटर के टनल्स बताए जाते हैं। उन टनल्स तक क्या इजराइल वाकई उन्हें तबाह कर पाएगा, उन्हें मार पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बस यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में गाजा से हमास को हटा पाएगा इजराइल, और जो वो दावे कर रहा है कि वहां पर वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा, अपना कब्जा कर लेगा, तो क्या हमास ऐसा होने देगा? क्योंकि जैसे छोटे से इलाके में कई सौ किलोमीटर के टनल्स फैले हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है। और हो सकता है अभी जो दिखाई दे रहा हो कि इनको अंदर पहले ले लिया गया, अंदर घुसा लिया गया, तमाम तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया को देखा जा रहा है क्या वो कुछ करती है या नहीं करती है, और इसके बाद फिर फैला जाएगा तो नुकसान बहुत बड़ा कोई हो सकता है इजराइल एंड कंपनी का। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत सारी चीजों पे तफसील से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।